बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हमने देखा कि किस तरीके से दरभंगा अधिवेशन के बाद वहां पर भी बीजेपी के आला नेताओं ने साफ किया कि अब नीतीश के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं और बाहर निकलकर सुशील कुमार मोदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने नीतीश कुमार को बोझ की संज्ञा भी दे दी। और अब अमित शाह ने भरे मन से कह दिया पश्चिम चंपारण में कि नीतीश जी अब धोखा नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। लेकिन सियासत जो है संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर कोई दरवाजा ना परमानेंटली खुलता है ना बंद होता है। डॉक्टर आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए। आलोक जी, ग्राफिक्स के जरिए हमने दर्शकों को ये भी दिखाया कि नीतीश और बीजेपी का रिश्ता जो है कितना पुराना है। 2003 में जेडीयू का गठन होता है, 13 तक जो है ये रिश्ता अटूट तरीके से चलता रहता है। बीच में 2-3 साल का गैप आता है और फिर 17 से लेकर 22 साल तक 5 साल ठीक ठाक चलता है रिश्ता। आपको क्या लग रहा है, क्या समझे कि खत्म हो गया पुराना साथ या फिर सिर्फ चुनाव की है बात, क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि 2024 में अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे या बीजेपी नीतीश कुमार को 24 में नहीं लेने जा रही। 25 में क्या होगा ये बात अलग कह सकते हैं, लेकिन मुझे जितना मेरी राजनीतिक समझ है 24 के चुनाव में अब नीतीश कुमार का बीजेपी के पास आना या बीजेपी का नीतीश कुमार को बुलाना दोनों के लिए घातक है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के लिए भी और चुनावी गणित के रूप में भी। अब बात आती है कि अमित शाह जी ने कहा क्यों। कहा इसीलिए है कि जो वोटर को जो 2-4% वोटर कंफ्यूज रहता है कि शायद आखिरी में मैं भी उस अगर वोटर होता बिहार का तो मैं भी कंफ्यूज होता। मैं तो हमेशा कहता था कि नीतीश कुमार और बीजेपी की लड़ाई आरजेडी जेडीयू सास बहुरिया वाली है, साथ भी रहेंगे नहीं भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुरिया ने घर छोड़ दिया, बोले अब सास के साथ रहना संभव नहीं है, दोनों अलग अलग है, 24 तक तो अलग है। और जो केंद्र की राजनीति में और बिहार से जो 40 सीटें बीजेपी लेके आना चाहती है उसमें उत्तर प्रदेश का फार्मूला अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 17 के चुनाव के पहले कोई नहीं कहता था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ करिश्मा करने जा रही, तीसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने 314-15 सीटें जीत ली थी, इतिहास रच दिया था। उसके बाद 19 में भी उसने यही काम किया, लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में उसने इतिहास रच दिया, बिहार में भी लोकसभा चुनाव में उसने इतिहास रचा था। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है कि ऑपरेशन जो है बिहार चलाएगी, ऑपरेशन लोटस जो ये होगा इस बार होगा कि छोटे दलों को ज्यादा से ज्यादा मिलाया जाए अपने कैनवस में और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा न मानी जाए, तो अपने वोटर अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग किया जाए और साथ में जीतन मांझी जैसे या पासवान जैसे चिराग पासवान जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ करके चुनाव लड़ा जाए। नीतीश कुमार एक लाइबिलिटी है, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने अब जाकर के स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार एक एसेट नहीं है बिहार में बीजेपी के लिए। बीजेपी चाहती है कि अब हम अपने पैरों में बिहार में खड़ा हो और पैरों में खड़े होने में अपने समर्थक दलों के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिहार में कोई भी एक दल अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लस और आरजेडी प्लस बिहार में अब यही होने जा रहा है। और 24 में बात ये मान के चलेगी, अब मुझे भरे दिल से कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैंने लालू यादव जी का भी भाषण सुना था, उन्होंने ये कहने की कोशिश की अपने कार्यकर्ताओं से कि नीतीश कुमार को अब तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बुराई बुराई बंद करो बेटा और चुनाव की तैयारी। जी सुकन्या जी। बिल्कुल। और इस दरमियान देखिए कि किस तरीके से जो है बयानबाजी का दौर हमने देखा, पश्चिम चंपारण और पूर्णिया के बीच चलता रहा। नीतीश अमित शाह पर हमलावर रहे और अमित शाह जो है नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। आनंद शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए। आनंद जी, अपनी रिपोर्ट में भी हमने यही बताने की कोशिश की कि अगर निशाना एक तरफा होता तो समझ में आता, लौटने की गुंजाइश थी, लेकिन अगर पानी पी पी कर अमित शाह ने नीतीश कुमार को कोसा तो नीतीश कुमार ने भी प्रॉपर पलटवार किया है और खूब उनके निशाने पर भी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही रहे। उन्होंने यहां तक बता दिया कि 2021 में ये जो है केंद्रीय सियासत में आए और चले हैं मुझसे मुकाबला करने। क्या कुछ कहेंगे आनंद जी, जरा बताइए। हाँ देखिए सुकन्या जी, अगर नीतीश कुमार उस एक कंपैरिजन चार्ट को लेके आ रहे हैं तो मैं फिर उस कंपैरिजन को एक बार डिकोड कर देता हूं कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और बिहार को कहां से कहां पहुंचाया। अगर इतनी आत्मसात करने की उनके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है तो तरस आता है नीतीश कुमार पर। और ये पूरा सियासत में बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो दोस्ती
पहले निर्विवाद 10 साल तक चलती है और एक छोटे से अंतराल के बाद फिर अगले 5 साल तक बड़े आराम से चलती है, तो क्या वो रिश्ता 15 साल का खत्म हो गया? सवाल ये भी है कि जो रैली हुई, जो बातचीत हुई, उसमें क्या आपको लगता है कि महागठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया या नहीं? क्योंकि पूरी लड़ाई जो है वो नीतीश की महत्वाकांक्षा की है। नीतीश कुमार अब एक आप कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक रिटायरमेंट चाहते हैं और वो उनको बीजेपी देने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में तो बड़ा पद उन्होंने ले लिया, मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन अब आगे का क्या? कोई बड़ा पद अगर केंद्रीय स्तर पर मिल जाता तो रिटायरमेंट ठीक हो जाती, एक सम्मानजनक रिटायरमेंट हो जाता। तो जिस मकसद के साथ नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, वो एनडीए से महागठबंधन में गए हैं, क्या उस दिशा में महागठबंधन नीतीश कुमार को रास्ता दिखाते हुए दिखाई दी आपको पूर्णिया की रैली में या नहीं? आलोक जी बोलिए। जी सुकन्या जी, मुझे तो लग ही रहा है कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि अब ये पीएम पद के उम्मीदवार कम से कम आरजेडी जेडीयू की तरफ से तो हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार जी के भाषण को गौर से वॉच करिए तो कहते हैं कि अभी हम कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। यानी उन्होंने उसी मंच से एक तरह से अपनी बात कह दी कि अब कांग्रेस हमें पीएम बनाए, कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। का मतलब क्या है कि अगर वो कांग्रेस विपक्ष को एक करना चाहती है तो पीएम पद की महत्वाकांक्षा त्याग दे। वो कांग्रेस जिसके पास 40 से ज्यादा सांसद हैं, और किसके लिए त्याग दे? नीतीश कुमार के लिए, जिसके पास 40 से ज्यादा विधायक है। वो कांग्रेस महत्वाकांक्षा त्याग दे जिसके पास कई करोड़ वोटर है। वो कांग्रेस जिसके पास भारत का ऐसा कोई एक गांव ना होगा जहां मिनिमम एक वोटर उसका ना हो। सर्वव्यापी कांग्रेस है भारत में आज भी। भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा वोट पाती है, लेकिन उसका यूनिवर्सल डिवीजन अगर आप देखेंगे तो वोट कांग्रेस का हर गांव में है। कांग्रेस वो पार्टी, आप उससे उम्मीद करते हैं कि हम कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। उनके भाषण को और गौर से सुना जाए, वो कहते हैं बीजेपी को 100 सीटों के नीचे ले आएंगे, लेकिन तुरंत उसके बाद कहते हैं, उसको मैंने नोटिस किया कि अगर हम एक हो जाए तो। अब यक्ष प्रश्न ये है कि विपक्ष एक हो जाए, इसको मेरी एक जो दादी कहावत कहती थी उससे जोड़ता हूं कि जब असंभव कार्य करना हो तो कहती थी मेढकों को एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। माफ कीजिएगा, मैं भारत के विपक्ष को मेढक नहीं कह रहा, मैं एक कहावत कह रहा। अब एक बोरे में भर के इनको तौला जा सकता है, बोरा कौन बनेगा? क्योंकि बोरे का उपयोग तो कुछ होता नहीं। राजनीति में वही त्याग कौन करेगा? मेढकों को भरने के लिए एक बोरा चाहिए, और बोरा चाहते हैं कांग्रेस बने। कांग्रेस बोरा क्यों बने भाई? कांग्रेस क्यों त्याग करे? सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, इस देश में हर गांव में उसका वोटर है। राहुल गांधी बेचारे 3800 किलोमीटर पैदल नाप दिए, दाढ़ी निकल आई उनकी, बेचारों की पूरी बड़ी हो गई, पैर थक गए होंगे बेचारे के, और आप कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ना होंगे और नीतीश कुमार होंगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। नीतीश कुमार कौन? वो नीतीश कुमार जो 17 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं और नंबर 1 की जेडीयू को नंबर 3 पर लाते हैं। वो नीतीश कुमार, वही तो नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार और लालू यादव जो 33 साल से बिहार में पिछड़े मुख्यमंत्री हैं और बिहार को पिछड़ा किया उन्होंने। मैं बार बार बिहार दर से पूछता हूं, बिहार की जनता से, कि पिछड़े मुख्यमंत्रियों ने बिहार को क्या दिया सिवाय पिछड़ापन के? सिवाय जब अगड़े मुख्यमंत्री थे तो बिहार तब भी अगड़ा था, लेकिन 33 साल में जो पिछड़े मुख्यमंत्रियों ने क्या दे दिया बिहार को? कोई उत्तर नहीं होता किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगड़े पिछड़े की सियासत जो है आलोक जी, हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए छोड़ देते हैं। हम क्यों किसी व्यक्ति को अगड़े और पिछड़े में डिवाइड करके देखें? आलोक जी आप बने रहिए हमारे साथ जो है शंकर जी, आनंद शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। शंकर जी बने हुए। आलोक जी, अगर हम पूर्णिया में महागठबंधन की रैली और मंच से नेताओं के संबोधन पर गौर करें तो वहां से कई इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर सामने आई। उसमें से एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये रहा कि उस रैली के दरमियान एक व्यक्ति ने जमकर नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहा और खूब नारेबाजी की। जरा वो इंटरेस्टिंग विजुअल भी दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में, हमारे दर्शक भी समझे। पलटू चाचा हो मुझे पलटू चाचा हो मुझे। तो देखिए इस तरह की इंटरेस्टिंग
विजुअल भी कई बार हो सकता है पार्टी विशेष को टारगेट करने के लिए किसी खास पार्टी के लोग आकर इस तरह की नारेबाजी कर देते हो, लेकिन दर्शकों को थोड़ा एंजॉय करते हैं इस तरह के विजुअल को। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए। आलोक जी, कई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पूर्णिया की रैली में हुए, लेकिन एक और खास इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ कि जीतन राम मांझी की तरफ बड़े मन से इशारा करके नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी वाले अब आप पे डोरे डाल रहे हैं, यहाँ वहां तो नहीं होइएगा। तो कहीं ना कहीं मांझी को लेकर कितनी डाइसी स्थिति में महागठबंधन है, मांझी कितने तो दो नाव की सवारी कर रहे हैं, वो भी एक बार फिर से सवालों में आ गया। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी, जीतन मांझी क्या वो तो सोचते हैं कि कौन कौन बीजेपी से मिला है, जेडीयू में ही कौन लोग मिले उन्हें क्या पता। जेडीयू आगे चल करके दो भागों में टूट के एक बीजेपी में मिल जाए, एक आरजेडी में मिल जाए, ये भी तो संभावना मैं कह चुका हूं कई बार। अगर और मेरा अपना तो अनुमान है नीतीश कुमार जी सोसाइटल मोड में है, जेडीयू के टूटने से और क्या बचा। राजनीति में लोग सुरक्षा के लिए आते हैं और जेडीयू तो 2025 के बाद बिहार में रहने वाली नहीं, जैसा कि वो कह चुके हैं कि तेजस्वी नेतृत्व करेंगे। तो अब क्या कहा जाए, तो असुरक्षा में तो लोग भागेंगे इधर उधर। लेकिन कुल मिलाकर आप देखो, जैसे पलटू चाचा एक बंदे ने कहा, लेकिन ठीक है ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, ये बात आपने पहले क्लियर कर दी, लेकिन क्या वो पलटू चाचा नहीं है? क्या वाकई वो बहुत ईमानदार है? क्या वाकई वो कभी पलटे नहीं है? नीतीश कुमार को तो उनके छोटे जो कुशवाहा जैसे लोग हैं फॉलो करते हैं पलटू चाचा में। राजनीति में कैसे पलटना है उसके चाणक्य हैं नीतीश कुमार जी, उनसे अच्छा कोई पलट नहीं पाता भारत की राजनीति में, कितनी जल्दी से पलटते हैं। अब इसको मैं कुछ कहूं तो ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मेरे गांव में एक कहावत है, गिरगिट बहुत तेजी से रंग बदलता है। इसका नीतीश कुमार जी से कोई लेना देना नहीं है, मैं लाइव कह रहा हूं, मैंने बस एक कहावत कहने का मन हुआ तो मैंने कह दिया, दोनों में कोई संपर्क नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि इस समय अगर किसी का नुकसान है बिहार की राजनीति में तो दो लोगों का, नीतीश कुमार का और बिहार की जनता का। इन दो लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान है। नीतीश कुमार का नुकसान है कि 17 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बना डाला, और बिहार की जनता में जो गरीबी से बाहर निकालने के लिए 17 साल मुख्यमंत्री रहे, लीड किया आपने, और क्या उस तरह का विकास किया आपने जैसा बिहार की जनता आपसे उम्मीद करती थी? आपने नहीं किया। इस समय चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी, बिहार इसलिए चर्चा में आना चाहिए था कितने उद्योग लगे, लेकिन चर्चा किस बात पे हो रही है कि कैसे नीतीश कुमार पलट गए बार बार। जब आप बार बार पलटते हैं तो न केवल आप अपनी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी को खोते हैं, बल्कि आप उस राज्य के विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। अगर आप उसके साथ बने रह करके अपने राज्य के लिए ज्यादा आर्थिक हित ला सकते थे, तो अपने राज्य की विकास को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर कुर्बान कर दिया। राज्य ज्यादा आगे इकोनॉमिक जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भला तिथि बता दो बिहार वाले को। भैया किसान भाइयों बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तिथि? जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए या नहीं? मगर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है नहीं बनना है, इस बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना। जी के खिलाफ जंगल राज को बिल्कुल, जो तारीख हम चर्चाओं में लगातार आलोक जी मांग रहे हैं जेडीयू के नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से कि भाई तारीख बता दें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे, वही तारीख अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचते हैं पश्चिम चंपारण तो वही तारीख पूछ रहे हैं। इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर मैं शंकर जी से रिएक्शन लूंगी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, एक नारा था बीजेपी के लिए। अब यही वाला जो तर्ज पे बीजेपी कह रही है, मुख्यमंत्री बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मौज लेने का समय, अब व्यंग्य करने का समय, अब सटायर करने का समय बीजेपी के पास है। बीजेपी ने मान लिया कि वो विपक्ष में रहेगी, ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएगी, और विपक्ष में रहते हुए वो जेडीयू पर सबसे ज्यादा हमला करेगी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि बीजेपी ये जान गई है कि नीतीश कुमार एसेट नहीं है, और आरजेडी भी हमें जान रही है कि अब नीतीश कुमार एसेट नहीं है। सबसे ज्यादा हमला चाहे आरजेडी की तरफ से हो
और चाहे बीजेपी की तरफ से हो, हमले का केंद्र बिंदु सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है नीतीश कुमार जी। तो इसका मतलब है, मुझे जो समझ में आता है कि मैं तो कह चुका हूं कि बहुत ज्यादा होगा तो अगली होली, नहीं तो मैं मानता हूं कि 2023 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 24 नहीं छूना चाहिए और इस होली के बाद खेला हो सकता है और अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी यादव होंगे। बस बीजेपी थोड़ा समर्थन कर दे, राज्यपाल की व्यवस्था में बढ़िया व्यवस्था कर दे और स्पीकर तो उनका आरजेडी का है ही, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और संकेत बीजेपी ने यही संकेत बार बार दे रही, वो नीतीश कुमार को संकेत नहीं दे रही, वो तेजस्वी कह रहे बेटा आगे बढ़ो, गवर्नर भी तुम्हारा, स्पीकर भी तुम्हारा। जी चल बिल्कुल। आनंद शंकर, नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बनना चाहते थे, बीजेपी क्यों बनाएगी? कभी कोई समस्या है तो राष्ट्रपति जी अपना पेन्ना चलाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, अपना बवाल करेंगे क्या? हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए बीजेपी शायद, ऐसे मेरी जानकारी, कुछ मूड बना रही थी, लेकिन उपराष्ट्रपति का फिर कुछ क्या कारण बना, इन्होंने नहीं माना, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। राष्ट्रपति के लिए तो भाई मैं होता तो मैं भी नहीं करता, बुरे वक्त के लिए तो भाई अपना आदमी रखेंगे ना, अपनी पार्टी का, अपनी नीतियों का। और मुर्मू जी बनी है कि इतिहास रच गया ना। नीतीश कुमार कहते हैं, आलोक जी, इन्हीं सब बातों में तो नीतीश कुमार कहते हैं कि अटल जी ने बहुत दिया, कृषि मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने अब कुछ नहीं दिया, कहते हैं ना। नहीं देखिए, एक्चुअली आपको बताया, अटल जी के जमाने में तो इसीलिए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं थी, ये मोदी का जमाना है। वो कहते पहले हमारा आदमी जो उन्होंने दशकों संघर्ष खाया है, लाठियां खाई हैं, हम उनके लिए काम नहीं करेंगे क्या? आप ही को सब देते रहेंगे। तो अटल बिहारी पंडित आदमी थे अपना, चलो ठीक है, इमोशनल हो जाते थे, बोले ठीक है। अब ये व्यापारी व्यक्ति है, गुजरात का बंदा है, वो कहेगा पहले अपना फिर दूसरे का, अपना लेकिन बृहद में, जो हमारे लिए कमिटमेंट करता है बीजेपी के लिए, उसके लिए। फिर राष्ट्र की बात आती है तो अब आप सोचो, मैं इसको व्यक्तिगत लीजिएगा, लेकिन आप सोचो उत्तर प्रदेश का जब जाते हैं मिनिस्टर्स पैसा लेने, तो मुझे लगता है कि योगी जी कह रहे बेटा चार्टर में जा रहे हो, किराया ले लेंगे अगर MOU साइन करके ना आए। मतलब इस तरह से सरकार काम करे जैसे कि एक MNC काम करती है। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी में सब अच्छा है, उत्तर प्रदेश सब बहुत बढ़िया है ना, मैं 10 कमियां गिनाता हूँ, कई बार गिनाया, लेकिन आप एक प्रयास बड़े अच्छे हैं योगी, बड़े अच्छे हैं योगी, तो 2020 में एक योगी डाल देते बिहार में भी सीएम की कुर्सी पर। अरे भैया, मैंने तो कितने बार बिहार तक में कमेंट देखा है कि भैया योगी जी हमें दे दो, ये कमेंट आने लगे। मैं तो कहती योगी ना, ऐसे योगी, अगर हम बीजेपी वालों से बात करें तो कहे कि भाई योगी जैसे क्लेवर का या तेवर का बीजेपी का हर कार्यकर्ता है, तो कोई एक उठाकर डाल देते सीएम की कुर्सी पर। सुगन्या जी, योगी जी को फिर रहे, सत्ता का मजा लेते रहे, और जब मौका आया तो सारा ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया, सारा जो है सत्ता विरोधी लहर नीतीश के पीठ पर लाद दिया। नहीं सुगन्या जी, ऐसा है ना, जो नेतृत्व करता है, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठता है, आप लोग उसी को सहना पड़ता है। जब बड़ाई हो रही थी नीतीश कुमार की और बिहार की, तो क्या बीजेपी की हो रही थी? क्रेडिट चाहे कुछ ले होता, अपना नीतीश कुमार का होता। 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, सुशासन बाबू को नीतीश कुमार कहलाया ना, बीजेपी थोड़ा कहलाया सुशासन बाबू। जी आनंद जी, चलिए ले लीजिए आनंद जी। ताली और गाली सरदार को ही मिलती है सुकन्या जी, ताली बहुत मिली है उनको, गाली भी आनंद, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2020 में बना देते अपना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, बड़ी पार्टी थी। उस टाइम गृह मंत्री ने वैशाली प्रशांत किशोर का बयान है, प्रशांत किशोर का बयान है, उन्होंने कहा कि 2020 में बीजेपी को अपना सीएम देना चाहिए और बिहार की दुर्गति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और अगर बीजेपी के हाथों में कोई जादू की छड़ी थी तो 20 में घुमानी चाहिए थी। गया ना 3 साल सर। देखिए, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार से कम नहीं है, बहुत दरवाजे खटखटा लिए उन्होंने। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा ये उनका आउटलुक है, बट नीतीश कुमार को लेके अमित शाह जी ने घोषणा कर दी थी कि परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। वैशाली अधिवेशन में 11 सुगन्या, यही मैं कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति का प्रॉमिस, देखिए 2 प्रॉमिस बड़े खतरनाक है। एक प्रॉमिस जवाहरलाल नेहरू का धारा 370 के रूप में आया और कश्मीर को बहुत समस्या उठानी पड़ी। एक प्रॉमिस 2020 में जो प्रॉमिस पूरा करने के लिए बीजेपी ने, मैं भी मानता हूँ, मैं पीके की बात नहीं मानता, मैं खुद कहता हूँ कि ये गलती हुई, लेकिन कभी कभी क्या होता है सुकन्या, कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं। उस इमोशंस ने बिहार को 3 साल पीछे किया है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा।
आलोक जी, मैं तो एक और बात कहती हूँ, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कोई ढंग का उप मुख्यमंत्री भी अगर बिहार में बीजेपी ने दिया होता, जो चुनौती देता नीतीश के फैसलों को, जिस तरीके से आज आरजेडी दे रही है, जिस तरीके से आरजेडी सुपर सीएम बनकर बैठे हैं तेजस्वी यादव, उस तरह का कोई व्यक्ति अगर उप मुख्यमंत्री भी होता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। आपने भी अगर लॉलीपॉप था सुकन्या, जिसमें लॉलीपॉप था कि जेडीयू बीजेपी में मिल जाएगी कभी, इस लॉलीपॉप के चक्कर में बीजेपी जो है ज्यादा पोले पोले दबाती रही उसने, क्योंकि वो लॉलीपॉप आरजेडी के भी पास है ना आलोक जी, वो लॉलीपॉप को आरजेडी को भी दिया है ना नीतीश कुमार ने। नहीं, लेकिन शुरुआत में आरजेडी भी पोले दबाती रही, जब उन्होंने 2025 का, बिल्कुल आज अगर हम बिहार में चाहे 2025 का जो एक्सटेंशन दे दिया, तभी इन्होंने टाइट करना शुरू किया है। आलोक जी, एक और चीज, अगर आज हम डिबेट में बैठते हैं, नौकरी या किसी मुद्दे पर बात करते हैं, तो हम जितना जेडीयू को जिम्मेदार ठहराते हैं, उससे ज्यादा हम आरजेडी को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि बड़े विभाग, चाहे शिक्षा मंत्री वाला विभाग हो या फिर सुकन्या नहीं, इसके लिए नहीं, क्योंकि नारा ही था ज्यादा नौकरी का आरजेडी का, और इसलिए कहते हैं बड़े विभागों की वजह से नहीं कहते। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का नारा था सर। नहीं, आप समझिए आरजेडी का जो उत्थान हुआ चुनाव में, सुकन्या मैं जो कह रहा हूं कि शायद मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी का उत्थान इस नंबर 1 की पार्टी में बनी, वो कारण नौकरी का था। पूरे चुनाव में सिर्फ नौकरी एक मुद्दा। शुरुआत की 10 लाख नौकरी की तेजस्वी यादव ने, और पीछे से बीजेपी ने जंप मारा कि हम 20 लाख देंगे, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, और उसके बाद जब सत्ता में आए, वो नीतीश कुमार का वादा था, वो नीतीश कुमार का वादा था, बीजेपी का नहीं, बीजेपी का था सर। नीतीश वाला जो आप बता रहे हैं, नहीं, महागठबंधन जब फिर से बनी ना, तो नीतीश कुमार ने उस बात को दोहराया। बीजेपी का बयान है कि भाई 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, और जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की, तो नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, जेल से आएगा क्या, क्योंकि उस समय बिहार में सिर्फ 3.5 साढ़े 4 लाख सरकारी नौकरी थी, और तेजस्वी यादव ने पहली कलम से 10 लाख नौकरी का वादा कर लिया था, जो इलॉजिकल था, जो प्रैक्टिकल नहीं था, और इसलिए हम लोग यादव की ज्यादा खिंचाई करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 20 लाख नौकरी प्लस रोजगार की बात जो है बीजेपी ने भी कही थी, और जिसमें पकौड़े बेचने की बात, हाँ बोलिए अनंत शंकर जी, फाइनल कमेंट, उसके चर्चा खत्म।